हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमास24। माय डियर स्टूडेंट, आज हम +1 बिजनेस स्टडी से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी तरह के होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की बजाय पहले कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट को समझेंगे जो बेसिक पॉइंट आपको आने वाले हर एक चैप्टर में जो कि सेकेंड यूनिट से रिलेटेड होगा आपको दिखाई देंगे, और इनके बिना इस यूनिट को अंडरस्टैंड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अगर आपने इन बेसिक पॉइंट को समझ लिया तो समझिए सेकेंड यूनिट पूरी तरह से आपके टिप्स पर आज ही आ जाएगी, और किसी भी चैप्टर को स्टडी करते हुए जब आप इन बेसिक पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आप इनको फटाफट से राइट कर पाओगे। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट के साथ पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। हमें समझना है स्थायी या अस्थायी अस्तित्व किसे कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसॉल्वेंसी, लेंसी और डेथ ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि अगर बिजनेस का एग्जिस्टेंस मींस बिजनेस का अस्तित्व, आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होता किन चीजों से? इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, लेंसी मानसिक संतुलन खराब हो जाना मतलब पर्सन का पागल हो जाना, या फिर डेथ ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो सीधा सा मतलब बनता है कि अगर बिजनेस के ओनर की दिवालिया हो जाने से, उसके पागल हो जाने से या ओनर की डेथ हो जाने से आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं होता और आपका बिजनेस एज इट इज चलता रहता है, तो इस तरह के बिजनेस को हम स्टेबल एग्जिस्टेंस बिजनेस बोलते हैं, या इसे ही हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। हिंदी में हम कहेंगे स्थायी अस्तित्व, अदरवाइज वाइस वर्षा। वाइस वर्षा का मतलब क्या होगा? अगर बिजनेस के ओनर की इंसॉल्वेंसी से, लेंसी से या डेथ ऑफ द ओनर से आपका बिजनेस बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो ऐसे बिजनेस में हम अनस्टेबल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर हमने दो बातें समझी। फर्स्ट, कि अगर आपका बिजनेस इंसॉल्वेंसी, लेंसी या डेथ इनमें से किसी भी पोजीशन से जो कि ओनर की होती है उससे इफेक्ट नहीं होता और बिजनेस आगे चलता रहता है एज इट इज, जैसे कि एक कंपनी के केस में होता है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर जो हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी। अब उनकी अगर डेथ हो जाए तो उसके बाद अनिल और मुकेश अंबानी की भी डेथ हो जाए तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, वो फिर भी चलती रहेगी। मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है? ओनर की डेथ से या इनमें से किसी भी पोजीशन से बिजनेस बंद नहीं होता और वो चलता रहता है। तो ऐसे में कहेंगे कि एक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। और अगर हम बात करें किसी करियाना स्टोर की, जहां पर एक ही पर्सन है, वही डेली अपनी शॉप को ओपन करता है, ऐसे में उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी शॉप भी बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि होता है लिमिटेड लायबिलिटी वर्सेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां हम समझेंगे लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिमिटेड लायबिलिटी को डिफाइन किया है और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट एक बार रीड करते हैं। व्हेन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन नॉट बी सोल्ड टू रिकवर द लॉस ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। व्हेन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, जब किसी भी ओनर ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के मालिक की, स्वामी की पर्सनल प्रॉपर्टी को कैन नॉट बी सोल्ड, बेचा ना जा सके, किस पर्पज के लिए?
टू रिकवर द लॉस ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, उस लॉस को पूरा करने के लिए आप ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे उसका मकान, उसकी पर्सनल कार, उसका मोबाइल, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ना बेच सकें, तो ऐसे बिजनेस में हम कहते हैं कि उस बिजनेस में ओनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका अपोजिट क्या बन जाएगा कि अगर आप किसी बिजनेस में बिजनेस लॉस को कवर करने के लिए ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक उसका घर, उसकी कार, उसकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको आप बेच सकते हैं, ऐसा लीगली आपको राइट है उस बिजनेस में, तो उस बिजनेस में ओनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी से कहा जाता है। हिंदी में हम इसको कहेंगे सीमित दायित्व, और अनलिमिटेड लायबिलिटी को असीमित दायित्व कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको एक और चीज समझनी है कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर को बेचा जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में लॉस होते ही हम ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच देंगे, बल्कि होता क्या है कि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाए और उस लॉस को बिजनेस की सभी एसेट्स को सेल करके भी कवर ना किया जाए, मतलब लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी वो लॉस कवर ना हो रहा, तो उसके बाद फिर आपको ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को देखना है कि आपको ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने का राइट है या नहीं। अगर आप उस लॉस को कवर करने के लिए, जो बचा हुआ लॉस होगा, उस एक्स्ट्रा लॉस को कवर करने के लिए ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को लीगली बेच सकते हो, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी क्योंकि आप बेच सकते हो। एंड कैन नॉट बी सोल्ड, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते लीगली, तो इसे हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कहते हैं। आई होप आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, और इसे भी समझते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट है बैलेंस या इफेक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस अनबैलेंस या फिर इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, आपकी जो मैनेजमेंट है वो काफी इफेक्टिव है। और जब ओनर ऑफ द बिजनेस अच्छे से बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनइफेक्टिव मैनेजमेंट और अनबैलेंस मैनेजमेंट। चलिए जरा एक बार समझते हैं। यहां पर हमने इनइफेक्टिव मैनेजमेंट की सेंस को लिया है। इफ देयर आर मोर चांसेस इन दैट बिजनेस, हम बात कर रहे हैं किसी रिस्पेक्टिव बिजनेस के अंदर अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं टू गो टू द बिजनेस डिसीजंस रॉन्ग, कि बिजनेस के डिसीजन गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स पोजेस्ड बाय द ओनर, बिकॉज ओनर को के पास ना तो बहुत ज्यादा नॉलेज है बिजनेस का और ना ही उसको बिजनेस स्किल्स उसके पास है। तो अगर इस वजह से आपके बिजनेस के डिसीजन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि आपके बिजनेस में इनइफेक्टिव मैनेजमेंट है, और वी कैन से अनबैलेंस मैनेजमेंट वहां पर है। चलिए जरा इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो यहां पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके बिजनेस में मान लीजिए जो भी ओनर है, चाहे वो एक ओनर हो चाहे वो एक से ज्यादा ओनर हो, लेकिन अगर उनके पास बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या बिजनेस को रन करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, कोई भी एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ आपको नॉलेज और कुछ स्किल्स का आपको होना जरूरी है, लाइक सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर ओनर ऑफ द बिजनेस के पास वो नॉलेज और स्किल्स नहीं है, तो ऐसे में वो जो भी डिसीजंस लेगा, सो देयर आर मोर चांसेस, वहां पर काफी ज्यादा चांस होंगे डिसीजंस के रॉन्ग होने के। तो इसे हम क्या कहेंगे कि आपका बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस्ड है, और वी कैन से इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, तो उसके गलत होने के चांस। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम बात करें कि ओनर ऑफ द बिजनेस के पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, आप बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज जानते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो
तो आपके बिजनेस में वहां पर क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, प्रभावपूर्ण प्रबंध वहां होगा। तो आई होप यहां पर आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो यहां पर हम जो ऑनर है उसका नॉलेज और स्किल चेक करते हैं रिलेटेड विद बिजनेस कि उसके पास कितना है। अगर बहुत ज्यादा है देन ऑब्वियसली वो एक अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज कर पाएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट वहां पर रहेगा। अगर वो नहीं है तो वहां पर मैनेजमेंट क्या होगा, देयर मस्ट बी अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट इन दैट बिजनेस। अब आते हैं जरा पॉइंट नंबर 4 की तरफ और इसे भी समझते हैं, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हो, चाहे वो आपका खुद का पैसा हो, चाहे वो पैसा आप किसी से लोन लेकर के लगा रहे हो। तो अगर आपके बिजनेस में एक सर्टेन लिमिट वहां पर आ जाती है कि जिससे ज्यादा पैसा आप बिजनेस में लगा ही नहीं सकते, तो वहां हम कहेंगे देयर आर लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस इन दैट बिजनेस। लेकिन अगर हम बात करें कि फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, आप कितना भी पैसा ला करके लगा सकते हो अपने बिजनेस में, तो उसे हम कहेंगे अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चलिए जरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ के समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, तो लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, एक तरह की सिचुएशन है दैट कि द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट एबल टू ब्रिंग मोर फाइनेंस इन हिज बिजनेस। पहले यहां तक समझते हैं। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट एबल, बिजनेस का ओनर सक्षम नहीं है टू ब्रिंग मोर फाइनेंस, और ज्यादा फाइनेंस लाने के लिए इन हिज बिजनेस, उसके अपने बिजनेस में। इसका मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस अपने बिजनेस में और पैसा नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? बिकॉज क्योंकि ही हैज ऑलरेडी यूज्ड द फाइनेंस अप टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटी। क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी थी फाइनेंस लाने की, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का फाइनेंस अपने बिजनेस में ऑलरेडी यूज कर चुका है, और अब उसके पास कहीं से भी और कोई फाइनेंस लाने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। जितना वो लोन ले सकता था वो ले चुका है, जितना उसके पास खुद का फाइनेंस था, पैसा था, वो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है। तो अगर आपके बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप और फाइनेंस कहीं से भी ला करके नहीं लगा सकते, तो वी कैन से कि आपके बिजनेस में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो कैसे हैं, वो लिमिटेड हैं, मतलब एक सीमा तक ही है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज आपके बिजनेस में नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे अनलिमिटेड फाइनेंस। माय डियर स्टूडेंट, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इन एडवांस अपडेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। कंपनी के केस में, इन केस ऑफ कंपनी, पैसे की कोई भी कमी नहीं होती। कंपनी जितने चाहे शेयर्स इशू करके फाइनेंस ऑब्टेन कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति के बिजनेस की, जैसे कि कोई किराना स्टोर हो गया, कोई ब्यूटी पार्लर हो गया, या इसी तरह से कोई और शॉप हो गया, तो वहां पर फाइनेंस की एक लिमिट होती है ऑलवेज। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्मेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने अब फॉर्मेशन भी समझना है कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप उस बिजनेस की स्थापना कैसे करते हो। किसी भी बिजनेस की जो स्थापना, मतलब किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करना, वो फॉर्मेशन है। अब हमें यहां पे सिर्फ इतना समझना है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मेट, मतलब जिनको स्टैब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, और जिनके बिना उस बिजनेस को आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आप उस बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट वहां पर है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन करना, उसमें काफी टाइम लगेगा, वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। और ऑब्वियसली जब आप बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करोगे तो आपको तरह तरह की फी भी वहां पे करनी पड़ेगी, तो इसमें पैसा भी लगेगा। तो बस हमें यही देखना है कि वहां पर टाइम कितना लग रहा है, यहां पर पैसा कितना लग रहा है, और जिसको हम किसके साथ कोरिलेट करके देखते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पर कितनी आपको करनी पड़ रही है उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो चलिए जरा समझते हैं। इट इज इजी टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। अगर हम यहां पे बात करें
इफ इट इज इजी, अगर यह इजी है, क्या एस्टैब्लिश अ बिजनेस इफ देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड। आपकी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना बहुत आसान होता है यदि वहां पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो ही ना करनी हो, फुलफिल ही ना करनी हो। तो ऑब्वियसली आप जब चाहो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन वाइंड अप योर बिजनेस, आप बंद भी कर सकते हो। तो ऐसे में उसकी फॉर्मेशन क्या होगा, या तो इजी या डिफिकल्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमें यहां देखना है लीगल फॉर्मेलिटीज को। तो लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट भी होगा प्रोसेस, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ उसमें पैसा भी लगेगा। अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करना तो वो हमारे लिए इजी होगा। जब हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं तब वहां पे हम पढ़ेंगे कि किस फॉर्म को फॉर्मेट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है और किस को स्थापित करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसके साथ साथ हमारे जो बेसिक पॉइंट्स है वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। और इसके बाद समझो आपको इस यूनिट के सभी चैप्टर्स आपकी टिप्स पर होंगे बिना उनको ज्यादा एफर्ट किए। बस आपको इन 6 पॉइंट को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है। यह आपका क्विक डिसीजन वर्सेस डिले इन डिसीजन, मतलब उस बिजनेस में डिसीजन कितना जल्दी आते हैं तो क्विक डिसीजन, और अगर बहुत टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो डिले इन डिसीजन। अब यह डिपेंड करता है कि जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो कितने पर्सन्स के हाथ में है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेने के लिए कितने पर्सन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। अगर एक ही व्यक्ति को कोई डिसीजन लेना, फर्दर उसको किसी से भी कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है, वो डिसीजन जल्दी आएगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन मान लीजिए 10 पर्सन्स के डिस्कशन के बाद लिया जाना है, 10 पर्सन्स होंगे, पहले डिस्कशन होगा, कोई मीटिंग होगा, उसके बाद डिसीजन होगा, तो वहां पर व्यूज क्लैश होंगे, आपस में व्यू वेरी करेंगे। कोई कहेगा एक चीज को फॉलो करना है, दूसरा कहेगा दूसरी चीज को फॉलो करना है। तो ऐसे में कोई भी फाइनल डिसीजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, अगर कोई सी बिजनेस में ओनर मान लीजिए एक ही है तो वहां डिसीजन जल्दी आएगा। अगर किसी बिजनेस में ओनर एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वहां थोड़ा देरी से आएगा। और कहीं पर अगर ओनर मान लीजिए 100 से भी ज्यादा हैं या 1000 से भी ज्यादा हैं, तो वहां डिसीजन और भी डिले होकर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर इसका एक और एक्सपेक्ट भी बनता है कि जहां एक पर्सन का डिसीजन जल्दी आता है तो ऑब्वियसली उसके पास नॉलेज भी लिमिटेड ही होगा। वो कहते हैं ना, एक से भले 2, तो 2 ब्रेन होंगे तो ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन वहां क्विक तो होगा जहां एक पर्सन होगा, लेकिन उसके गलत होने के चांसेस उतने ज्यादा ही होंगे। और जहां कोई डिसीजन मान लीजिए 10 पर्सन्स के डिस्कशन के बाद आ रहा है, तो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो इसका एक प्लस भी बनता है और एक माइनस भी। सिंगल पर्सन डिसीजन जल्दी तो ले सकता है, लेकिन उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसे हमने क्या पढ़ा था, इनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, ये चीज। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर डिसीजन एक से ज्यादा पर्सन्स को लेने हैं, वहां डिसीजन डिले जरूर रहेगा, लेकिन उसके सही होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को दोबारा से भी प्ले करके देखोगे तो ये चीजें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप इनको प्रोवाइड कर देता हूं, तो ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ओनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या लेंसी पोजीशन से बिजनेस इफेक्ट ना हो और बिजनेस चलता ही रहे, तो ये स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। लिमिटेड लायबिलिटी कौन सी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए जिसको आप बिजनेस एसेट से कवर ना कर सको, तो उसके लिए आप पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर को सेल नहीं कर सकते, उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। अच्छा जी, बैलेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपके बिजनेस में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं
उसके एक्यूरेट होने के जितने ज्यादा चांसेस होंगे उसे हम बैलेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां पर आप अपने बिजनेस में एक लिमिट से ज्यादा फाइनेंस नहीं लगा सकते, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का फाइनेंस वहां यूज कर लिया है। इसे हम कहते हैं लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। फॉर्मेशन, अगर किसी बिजनेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो उसका फॉर्मेशन इजी है, और जहां आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ता है वहां डिफिकल्ट होता है फॉर्मेशन। क्विक डिसीजन, डिले डिसीजन, नंबर ऑफ पर्सन अगर एक है तो डिसीजन क्विक आएगा, लेकिन अगर ओनर बहुत सारे हैं और डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे सभी के ओपिनियन लेने हैं तो डिसीजन देरी से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको दोस्तों नोट्स चाहिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना भी सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए। थैंक यू वेरी मच।